नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। मालदा का सच लगातार कई दिनों से हम आपके सामने रख रहे हैं। ग्राउंड जीरो से जो रियलिटी है वो हम आपके सामने लगातार रख रहे हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि वहां के सांसद ने क्या कुछ अपनी जुबानी बताया है मालदा के बारे में, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर प्रशासन कर क्या रहा है, किस तरह के वोट बैंक की राजनीति वहां हो रही है और जो खबर पूरी देश में अभी तक पहुंच जानी चाहिए थी वो क्यों नहीं पहुंची जा रही है, किस तरीके से मीडिया चुप है और वहां के मीडिया पर तो खास तौर से प्रशासन ने बैन लगा रखा है। इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। कल हमने आपको बताया कि कैसे सच को छुपाने के लिए राज्य सरकार कालियाचक थाने की रंगाई करा दी ताकि जले के निशान को छुपाया जा सके। हमने आपको दिखाया कि कैसे दंगाइयों की भीड़ ने मालदा में आगजनी की और हिंसा का तांडव किया। हमने पीड़ित लोगों की आवाज भी सुनाई। हमने दिखाया कि कैसे मंदिरों में तोड़फोड़ की गई, महिलाओं और बच्चों को गंदी गालियां दी गई और हमने दिखाया कि कैसे अफीम की खेती की जा रही है जिसकी तस्करी बांग्लादेश में की जा रही है। और सबसे बड़ा सच कि मालदा में कैसे फल फूल रहा है माफिया राज। वो दिन तो शांति मिছিল था, हम लोग शांति में ही था। वो लोग चल जाता है आता है, कोई बात नहीं है, हम लोग का दिक्कत नहीं है। घंटा डेढ़ एक मिছিল के बाद वो लोग ऐसा तोड़ फोड़ करके आया, थाना तोड़ के आया। तो हिंदू लोग को इतना गाली दिया, गंदा गंदा गाली दिया जो मैंने समझ में नहीं आता है। जब वो इसने इसके बाद बोला कि हिंदू को जला फुरा के छोड़ दो। इसलिए ये सब मंदिर तारपरे बाड़ी घर जितना है सब तोड़ फोड़ के ईट टूट छल के मैं चला को जो हिंदू लोग का है, मुस्लिम लोग का नहीं दुकान तोड़ा है, लूट नहीं किया है, लेकिन हिंदू को लूट किया है। मालदा जो है ना, मालदा जिला में जो इंटरनेशनल चक्र चल रहा है, वो जो माफिया चक्र चल रहा है। यहाँ जो चीफ मिनिस्टर है ममता जी के शासन नहीं चल रहा है। यहाँ पर हजार हजार बीघा जमीन में पोस्तो चाष हो रहा है, आफिंग चाष हो रहा है। वो आफिंग चाष सारा इंटरनेशनल जो माफिया चक्र यहाँ पर काम कर रहा है और उसलिए आफिंग चाष के रुकने के लिए जो प्रशासन के मुंह उधर से नहीं जाने के लिए वो जो मौलवादी संगठन है, लाखों लाखों मौलवादी जो आइस की जंगी के चेयर है, वो थाना आक्रमण किया। यहाँ का हर आदमी बहुत आतंकग्रस्त है, आदमी डरता है। वहाँ के जो माँ बहन जो है, जो महिला है, वो घर से अंदर से बाहर होने से डरता है। यहाँ पर शासन क्षमता कुछ नहीं है, ममता सरकार का शासन क्षमता कुछ नहीं है। यहाँ पर माफिया राज चलता है, यहाँ पर मौलवादी राज चलता है, यहाँ में जंगी बात चलता है। साधारण मनुष्य के बात बोलने के कोनो सुजोग यहाँ पर नहीं है। पुलिस यहाँ की कहती है हम लोग को कुछ करने का नहीं है, वो कोई एक्शन नहीं लेती है। जो ममता दीदी बोलेगी वही करेगी। यहाँ पर जितना भी काम हो रहा है वेस्ट बंगाल में सब संख्यालघु लोग के लिए हो रहा है, हिंदू लोग के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। हिंदू लोग को यहाँ पर माने कि मुसलमान लोग को वोट बैंक के लिए से करेगा, हम लोग को माने हिंदू लोग को उस लोग तुच्छ हिसाब से दिखता है। देखिए, जो सिचुएशन है, हम लोग डर रहे हैं जे ये बांग्लादेश में न चल जाए, क्योंकि भीतर भीतर एक चक्र चल रहा है। जो ये जो पार्ट है मुर्शिदाबाद और मालदा का, इसको मौलवादी लोग कर रहा है, जो इसको टेरिटरी बना के भीतर में वो लोग काम कर रहे हैं। और जाल नोट जो है जितना है वो बांग्लादेश से आता है, पाकिस्तान इधर मालदा होके घुसता है, कालियाचक होके घुसता है। ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये टेरर का जगह बन गया है। ये लोग चाहते हैं जब यहाँ मिनी बांग्लादेश बनाएंगे, अलग टेरिटरी बना देंगे। चलो भाई, यहाँ के अफगानिस्तान में तालिबानी शासन चालू करेंगे। ममता के शासन के हम लोग नहीं जानते। यहाँ का मुस्लिम समाज ही हो गया है। यहाँ पर सैकड़ों छोटा छोटा मदरसा तो हो गया है। वहाँ पर तालिबानी शिक्षा दिया होता है। तालिबानी शिक्षा से ये लोग सब एंटी इंडियन हो गया है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसे किसी भी न्यूज चैनल ने अभी तक नहीं दिखाया। अब हम आपको कांग्रेसी नेता और मालदा से सांसद AH खान चौधरी का बड़ा खुलासा सुनाते हैं जो उन्होंने सुदर्शन न्यूज को बताया। मालदा साउथ के सांसद AH खान चौधरी जी, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। सबसे पहला सवाल चौधरी साहब यही होता है कि इस घटना को देख के पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी? पहला हमारा प्रतिक्रिया यह था जो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कभी हुआ तो नहीं, तो हमको बहुत दुख महसूस हुआ। ये ठीक नहीं हुआ। कैसा हुआ, कौन किया,
यानी कि सर आप ये कह रहे हैं कि उस दिन वहाँ की हालत असल में ही चिंताजनक थी। हाँ, चिंताजनक थी चिंत कि वो लोग भी, जो लोग बुलाया था वो लोग भी घबराया हुआ था। उसको पता नहीं था कि इतना आदमी हो जाएगा, इतना क्राउड जब हो जाएगा। ये वो लोग जो बुलाया पता नहीं, वो बुलाने वाला लोग कोई पता नहीं था। वो लोग 10-12 हजार आदमी होगा, हम लोग बातचीत होकर चला जाएंगे। तो सर इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आप जैसे लोकप्रिय नेता, आप जैसा अनुभवी नेता जिसने इस क्षेत्र के लिए, मालदा के लिए बहुत कुछ किया है, उनको जाने में परेशानी हुई तो आम लोगों की स्थिति क्या होगी सर वहाँ पे उस दिन और उस दिन के बाद? बहुत खराब, बहुत खराब, बहुत खराब। एसपी भी जा नहीं पाए, डीएम भी नहीं जा पाए, कोई नहीं जा नहीं पाए, मना किया गया उन लोग को, तो पता ही है। लेकिन सर राज्य सरकार कह रही है, ममता सरकार ये कह रही है कि हल्की सी झड़प थी, कुछ हुआ ही नहीं था, वो किसानों और बीएसएफ के बीच थोड़ी सी हल्की सी झड़प थी। आप क्या इसे हल्की सी झड़प मानते हैं जब आप खुद वहां पे प्रवेश नहीं कर पाए थे उस दिन? साहब, या ये लोग कहना चाहते हैं कि अगर बीएसएफ से झगड़ा नहीं होता तो ये झमेला भी नहीं होता। शायद बीएसएफ से जो झमेला हुआ, इससे कुछ आदमी को खपा हुआ, गुस्सा हुआ है, और यही लोग चले गए थाने की तरफ और वहां जाकर कार्रवाई शुरू किया। सर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, 109 लोगों को जो है आरोपी बनाया गया है, जिसमें से 6 अरेस्ट होते हैं, 4 बाहर निकल जाते हैं 4-5 घंटे के बाद, लगता नहीं है जिला प्रशासन जो ममता सरकार है वो इस मामले को ही रही है? सुनिए, इसमें राज है। मतलब है जो लोग थाना को जलाया है, ये लोग ज्यादा से ज्यादा, ये लोग आपका तृणमूल के आदमी हैं। तो ये लोग क्या करेंगे? अगर अरेस्ट करना पड़े तो तृणमूल को करना पड़ेगा। एंटी सोशल थे, गुंडा बदमाश ज्यादातर तो कलियाचक में अभी तृणमूल का ही है। ये लोग रास्ता नहीं पा रहे किधर से जाएंगे। अगर अरेस्ट करते हैं तो 4 तो कांग्रेस मिलेगा, 50 तो तृणमूल मिलेगा, तो किसको अरेस्ट करेंगे? अपने आदमी को अरेस्ट कैसा करेंगे? वोट आ रहा है ना, इनको पॉलिटिकल सोच है, तो ये ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, घूमते घूमते हैं, बोलते बोलते हैं, मगर इनको आदमी को जो क्रिमिनल है इसको पकड़ाव करना, अरेस्ट करना शायद इनसे नहीं होगा। तो हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। उससे पहले हमने आपको रिपोर्ट दिखाई कि असली हालात वहां के हैं क्या, और तमाम पल पल की जो जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता आलोक झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। चुनौतियों के बावजूद तमाम चीजों से जूझते हुए वो तमाम खबरें हम तक पहुंचा रहे हैं और हम आप तक उन खबरों को पहुंचा रहे हैं। आलोक, मेरा सवाल ये है कि अभी फिलहाल हालात क्या है वहां के? देखिए, अगर कालियाचक की बात करूं मैं, जो सेंटर था उस दिन का, वहां पे स्थिति चिंताजनक है, लेकिन मालदा शहर की बात करें तो स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। कालियाचक के सराउंडिंग अगर आप बांग्लादेश बॉर्डर के तरफ जाएंगे तो वहां पे बिल्कुल हालात जो है वो सामान्य नहीं है, लोग ही नहीं जाते, पुलिस ही नहीं जाती। आज एसपी से बात हुई थी और एसपी साहब ने मिलने भी बुलाया था, तो एसपी जी से मुलाकात हुई थी और हमने कहा कि हमें जो है फिर से कालियाचक जाना है और उससे आगे जो अफीम की खेती होती है वहां तक जाना है। तो उन्होंने अपनी असमर्थता जता दी कि नहीं, वहां पे अगर आप जाते हैं तो अपने रिस्क पे जाइए, पुलिस के तरफ से आपको कोई सहयोग नहीं मिलेगा। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है जो कल हमारा पीछा हो रहा था उनको जल्दी पकड़ने के लिए। खैर, ये तो बातें हैं। उसके बाद अगर मैं स्थिति की बात करूं, वहां के विधायक से मेरी बात हुई, उन्होंने भी कल का समय दिया है, वहां भी कल जाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो विधायक हैं उनसे ये जानने की असल में उस दिन क्या हुआ था, क्योंकि अगर मालदा की बात करूं तो यहाँ पे 2
तीन तरह की बातें जो है वो अक्सर लोग जो है हमसे कर रहे हैं। पहला ये कि उसको जो है ड्रग माफिया, अफीम माफियाओं का जो है मिली भगत थी, उसे धार्मिक रंग जो है एक संस्था ने दिया था। उसके बाद जो है उस लगभग 2.5 लाख की भीड़ ने जो है उसे वो अनियंत्रित हो गया था। सरकार जो है ममता सरकार को इतना भरोसा नहीं था, जैसा एमपी साहब ने भी हमें कहा कि इतनी ज्यादा तादाद में भीड़ आएगी, वहां पे इतनी ज्यादा तादाद में इकट्ठी होगी। उनका अनुमान 17 से 18 हजार का था। सवाल यह है कि सरकार आखिर पहले से अगर उन्होंने परमिशन दिया था, क्योंकि जिला प्रशासन से परमिशन लेना होता है, तो उन्होंने संख्या के बारे में क्यों नहीं पूछा? क्योंकि आपको बता दें कि लगातार ये आरोप ममता सरकार पे भी लग रहा है। लगातार ममता सरकार जो है इस घटना को छोटी सी घटना बता रही है, लेकिन असल में ये छोटी घटना नहीं है, कहीं से भी नहीं है। क्योंकि जो मैं आपको बता दूं कि लगभग 80% यहाँ पे जो जनसंख्या है वो अल्पसंख्यकों का है। तो 20% जो जनसंख्या है वो डर के रहती है। और हमने अपने चैनल के जरिए बाइट भी दिखाई, उससे पता चल रहा है कि आखिर असल में वहाँ क्या हो रहा है। अभी भी वहाँ पे सवाल ये है, एएच खान को हमने सुना जो वहाँ के एमपी हैं, और वहाँ पर जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, वो अंदाजा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब वो बहुत परेशान हो गए, वो एंट्री नहीं कर पाए, तो वहाँ के आम लोगों के हालात क्या रहे होंगे। सवाल फिर से वही है, उन्होंने टीएमसी पर सवाल किया, उन्होंने कहा है कि वहाँ किस तरह के हालात है, इसके लिए जिम्मेदार पूरी तरह से तृणमूल कांग्रेस है। क्या उनकी तरफ से कोई कदम उठाया जाएगा? एसपी आपका फोन तक उठाने के लिए तैयार नहीं है, लोगों की सुनने तक के लिए तैयार नहीं है। जो नीचे तमाम पुलिस वाले हैं उनका मोराल बहुत डाउन है, वो खुद डरे हुए हैं, अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं। संभालेगा कौन उस इलाके को? देखिए, इस इलाके की बात करूं मैं, मालदा डिस्ट्रिक्ट की, बड़ा अजीब सा लगता है सुनने में, देखने में कि यहाँ पे इतना तनावग्रस्त है, फिर भी सरकार लाइटली ले रही है। लेकिन ममता बनर्जी के फोटो पोस्टर जो हैं वो हर एक जगह लगाए जा रहे हैं। और जो है मैं आपको बता दूं, इससे सरकार का पता चलता है। एक यहीं के विधायक हैं, उनसे मेरी बात हुई, मंत्री भी हैं, उनसे हमने जानना चाहा तो कैमरे पे बोलने से उन्होंने इनकार कर दिया और कहा जो ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है वही हमारा स्टेटमेंट है। हमने अपने प्रोग्राम के लिए एक टीएमसी नेता को भी लाइन अप किया, उन्होंने टाइम दे दिया था 7 बजे का, लेकिन वो आए नहीं क्योंकि ऊपर से फोन आ गया, उन्होंने अपनी असमर्थता जता दी। तो ये समझ सकती हैं कि कितना टाइटली ममता बनर्जी ने अपने नेताओं को और प्रशासन को भी रखा है। क्योंकि लगभग मीडिया भी पूरी तरह से उन्हीं के कंट्रोल में है। वहां के पेपर उठाइए, वहां के न्यूज चैनल्स उठाइए, कहीं पर भी इस खबर का जिक्र आपको उस तरीके से नहीं मिलेगा जिस तरीके से बताया जाना चाहिए। जो सरकार चाह रही है वही वहां दिखाया जा रहा है। आप बने रहे हमारे साथ। हमारे साथ तमाम और भी मेहमान जुड़ गए हैं। मौलाना अंसार रजा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, जो कि चेयरमैन है गरीब नवाज फाउंडेशन के। संजय अग्रवाल हैं बीजेपी से। जितेंद्र खुराना हिंदू जागरण अभियान से हैं। और इसी के साथ मौलाना सैयद कोकब मुस्तफा हैं, जो कि मुस्लिम धर्मगुरु हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी मौलाना अंसार रजा, अगर आप सुन पा रहे हैं तो हालात वहां के अभी भी बदतर हैं, हालात अगर वहां के पूछे जाएं तो सही नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या कदम अभी उठाया जाना चाहिए और क्या कुछ हो सकता है? जिस तरह से वहां पर ड्रग माफिया काम कर रहा है, वेपन माफिया काम कर रहा है, फेक करेंसी का वहां काम हो रहा है, क्या इतना आसान हो गया है किसी भी इस तरह की घटना को धार्मिक रंग देना और उसका फायदा उठा लेना? देखिए शशि जी, सबसे पहले तो कल भी हम आपके यहाँ डिबेट में थे, हमने कल एक बात कही थी और अभी मैं फिर कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी को चाहिए कि फौरन जो है फौरी तौर पर एक्शन लें। अगर उनकी समझ में नहीं आ रहा है, उनके कंट्रोल में नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को फौरन फॉरवर्ड करें वो, लेकिन हालात को पहले कंट्रोल में करें। वहाँ चाहे हिंदू भाई परेशान हो हमारे या मुसलमान परेशान हो, हमारा मुल्क एक अमन पसंद मुल्क है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे टाइम पे ममता बनर्जी को अपनी पोस्टरबाजी नहीं करना चाहिए। जिस तरह से भी आपके एंकर को मैं सुन रहा था, बड़े शर्म की बात है अगर वो ऐसे टाइम पे पोस्टर लगवा रही हैं। तो उनको तो चाहिए कि खुद सारा वक्त निकाल करके उनको आ जाना चाहिए मालदा। वो कव्वाली गजलें सुनने के लिए तो टाइम है उनके पास, गुलाम अली की गजलें सुनने के लिए टाइम है उनके पास। मालदा इतना बड़ा हादसा हो गया, आने का वक्त नहीं है उनके पास। अंसार रजा, सवाल तो वही है ना कि आप देखिए ना हालात क्या है। गुलाम अली की जो वहां पर कंसर्ट हुआ, वहां पर वो बैठी हुई नजर आई बड़ी ही बड़े स्माइल के साथ, वहां हम सबने उनको देखा और वहां इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बारे में उनके पास सोचने तक के लिए वक्त नहीं है। मीडिया को पूरी तरह से कंट्रोल में किया हुआ है। उनके तमाम जितने भी नेता हैं वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस वहां सवाल उठाने के लिए तैयार नहीं है। आखिर इस देश में हो क्या रहा है? सवाल फिर से वही है ना कि आप किसी भी घटना को
अपने हिसाब से धार्मिक रंग दे दीजिए और उसकी वजह से आप जो करवाना चाहें करिए, अपने हिसाब से मनमानी करते रहिए। शशि जी, आज मैंने दिन में 4 मरतबा कोशिश की सुल्तान अहमद से बात करने की, जो उनके एमपी हैं जी, लेकिन मेरी बात उनसे नहीं हो सकी। फिर एक लेफ्ट के लीडर से मेरी बात हुई है, वहां वाकई हालात कंट्रोल से बाहर हैं और मैं समझता हूं कि ममता बनर्जी को सारा काम छोड़ के पहले एक दौरा जाकर के करना चाहिए, वहां जाकर के शांति बनाना चाहिए। जो गुनहगार है उसको चिन्हित करके फौरी तौर पर जो कानूनी प्रक्रिया है उस एतबार से उसको सजा, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा लोग ऐसा कदम ना उठा सकें। सरकारी संपत्ति को नुकसान हो या एक आम आदमी को नुकसान पहुंचे, नुकसान है। गाड़ी जल गई, गलत हुआ, लेकिन किसी इंसान के साथ अगर नाइंसाफी हुई है, उसकी बेइज्जती हुई है, तो फिर ये समझ लीजिए आप कि ये बर्दाश्त करने वाली चीज नहीं है। ममता बनर्जी को फौरी तौर पर, मैं मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर ममता बनर्जी 2 दिन के अंदर अंदर अगर दौरा नहीं करती हैं, तो मैं खुद कलकत्ते जाकर के वहां के मुसलमानों से जहां तक हमारी पहुंच है हम अपील करेंगे कि बाइकाट किया जाए, हुकूमत के खिलाफ एक एहतजाज बुलंद किया जाए। हम खुद कलकत्ते जाएंगे। फिर आप कह रहे हैं कि आप खुद कलकत्ता जाएंगे अगर 2 दिन में मालदा नहीं पहुंची ममता बनर्जी तो? बिल्कुल, उनके तुरंत क्यों नहीं जाए? ये है नहीं, ठीक है, अभी भी जाना चाहते हैं, अच्छी आवाज बात उन तक पहुंचनी चाहिए। जी, आपके चैनल की आवाज उन तक पहुंचनी चाहिए। बस आप हमारे चैनल की बात कर रहे हैं रजा साहब, आप अंदाजा लगाइए कि वहाँ के चैनल, वहाँ के अखबार कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं, ना बोल सकते हैं, पूरी तरह से कंट्रोल में है वो। बिल्कुल साहब, उनको मना किया। ये इंटेंशनली काम हो रहा है, ये ऐसा नहीं कि उन तक आवाज नहीं पहुंच रही, वो सब कुछ जानती हैं, एक एक चीज उनके हिसाब से की जा रही है वहां पर। आप एक चीज देखिए, थाने को फूंकना, वहां के तमाम जितने भी पुलिस के अधिकारी हैं और जो पुलिस के तमाम लोग थे वो डरे हुए हैं, उनका मोरल डाउन है। उसके बाद लीपा पोती के लिए, सबूतों को हटाने के लिए थाने को रंगवा देना तुरंत। जी 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 नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी हिमाकत है और ममता बनर्जी को इस बात, और मैं समझता हूं कि गृह मंत्री जी को, हमारे राजनाथ सिंह जी को इस बात पर फौरन एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल, मैं इसी के बारे में पूछने जा रही हूँ। हमारे साथ जितेंद्र खुराना भी, लेकिन उससे पहले संजय अग्रवाल, सवाल आपसे, हालात इतने ज्यादा बदतर हो रहे हैं, केंद्र सरकार क्या करिए? क्या गृह मंत्रालय के हाथ में कुछ नहीं है? क्या कोई कदम आपकी तरफ से नहीं उठाया जाएगा? बिल्कुल उठाया जाएगा, और मैं सोचता हूं कि इस समय बहुत जल्द से जल्द, शीघ्र से शीघ्र आपातकाल लगाते हुए राष्ट्रपति शासन की मैं अपील करता हूं, मांग करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का मैं हूं और मैं अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से इसकी मांग करता हूं कि बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके का ये पश्चिम बंगाल में मालदा में कांड किया है ममता बनर्जी ने, और वहां पर जो मिले हुए मुसलमान माफिया हैं और जो वो लोग हैं जिन्होंने इस तरीके से हिंदुओं को डराया है, धमकाया है और जान से मारा है, जान माल की क्षति की है और पुलिस तक को मारा है, तो ये जो घटनाक्रम है जिस तरीके से शुरू हुआ है, वहां मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा चैनल के माध्यम से कि देखिए, बहुत दिनों से, अभी से नहीं, जब से तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी है तब से बॉर्डर पे हमारे यहाँ की गायों को खदेड़ने का कार्य चल रहा है। हजारों की संख्या में यहां से गाय भेजी जाती हैं, वहां से अफीम आती है, वहां से नकली नोट आता है, वहां से तमाम प्रकार की और भी स्मगलिंग होती है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को खराब करने का ये षड्यंत्र है। इसी को रोकने के प्रयास में जब बीएसएफ, चूंकि वहां की जितनी पुलिस है वो पुलिस जो है सब माफिया के साथ मिली हुई है। क्यों मिली हुई है? क्योंकि जब आपका मौका है तब बोलिएगा क्यों मिली हुई है। क्योंकि वहां पे जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी जी मिल करके, पुलिस के साथ मिल करके, अपनी सरकार के साथ मिल करके, उनके स्वयं के कार्यकर्ता इस कार्य में लिप्त हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के भी, चूंकि कांग्रेस की सरकार भी पहले वहां इन्फ्लुएंसिव रही है, कांग्रेस के भी कुछ लोग इसमें लिप्त हैं। यह सारा एक सिंडिकेट है, एक माफिया सिंडिकेट है जो यहां से हमारी गायों को भेजता है, हमारे धर्म को खराब करने के लिए। बात बताइए, वहां से लोग आते हैं जिनको यहाँ पर इनको जो चीजें आप बता रहे हैं वो चीजें मैं बहुत अच्छे तरीके से पता है। आपकी सरकार को आए हुए भी बहुत समय हो चुका है, 18 महीने से ज्यादा हो गया है। आप ये बताइए ना कि आप क्या कर रहे हैं? हम ये करना चाहते हैं कि देखिए, बीएसएफ को ऑर्डर है कि इस तरीके की चीजों को रोकने का प्रयास करें। ठीक है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जो भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इसको रोकने का प्रयास करती हैं। उसी प्रयास में
तो इन्होंने क्या हुआ, इकट्ठा करके कॉन्स्पिरेसी करके सबने षड्यंत्र करके हमारे बीएसएफ के भाइयों को मारा है, हमारे बीएसएफ के भाइयों को मारा है। इतना 1.5 लाख आदमी एकदम से इकट्ठा नहीं होता। मैं आपको बताना चाहूंगा ये पूरा सुनियोजित षड्यंत्र है, ये ममता बनर्जी की सह पे हुआ है। ये सारा कार्य जो है, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये सब ममता बनर्जी के और कांग्रेस का भी इसमें इन्फ्लुएंस है साथ में, ये सब मिलकर के किया गया है। ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं, ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं। आपातकाल लगा के तुरंत राष्ट्रपति शासन की मांग, सरकार तो आप ही की है। मैं तो अपील कर रहा हूं अपने होम मिनिस्टर साहब से, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से कि तत्काल इस पे राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। मैं संजय अग्रवाल ऐसी मांग करता हूं। मेरा सवाल ये है कि वहां पर जिस तरीके से हमने देखा, पहले कहा गया कि कमलेश तिवारी के बयान का ये रिएक्शन है, जहां पर हमने इतने सारे लोगों को इकट्ठा देखा। सवाल फिर जब पूछे गए कि भाई 1 महीने बाद रिएक्शन क्यों आ रहा है, बात कहे हुए तो 1 महीना हो चुका है, वो जेल के अंदर हैं, रासुका उन पर लग चुका है, फिर वो तमाम चीजें निकलकर सामने आई कि वहां पर फेक करेंसी ले लीजिए, वेपन का जिस तरीके से अवैध स्मगलिंग हो रही है उसको ले लीजिए, वहां पर अफीम की जिस तरीके से खेती हो रही है उसको ले लीजिए, ये तमाम चीजें, और वहां बांग्लादेशी घुसपैठ जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है, वोट बैंक के लिए जिस तरीके से उन्हें पनाह दी जा रही है उसको ले लीजिए, उसके उनकी गुंडागर्दी को ले लीजिए। क्या इतना आसान है किसी भी इतनी बड़ी से बड़ी घटना को, बड़ी से बड़ी कॉन्स्पिरेसी को आप धार्मिक रंग दें, धार्मिक चोला पहनाएं और फिर उसकी आड़ में जो चाहे करें? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मुसलमानों के लिए या इंसानियत के लिए जी, जो सबसे बड़ी किताब कुरान मजीद है, उसके एक सूरे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, और वो इसी मसले के लिए और इसी मौके के लिए है वो आयत। उसे हमेशा याद करना चाहिए। और वो मुसलमान जो इसे पढ़ता है और उसके बाद कोई दंगा करता है या फिसाद करता है या किसी भी हुक्मरान वक्त के साथ मिलकर वो किसी को अजियत पहुँचाता है, तो वो मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है। वो आयत जो कुरान मजीद में है खुल्लम खुल्ला, उसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ इन्ना नहनु मुस्लिहून। इसका मतलब ये है कि जब दौरे रिसालत में लोग ज़मीन के ऊपर फिसाद करते थे, झगड़ा करते थे, तो अल्लाह ने अपने नबी से कहा कि इनसे कह दो कि तुम ज़मीन के ऊपर फिसाद ना करो, झगड़ा ना करो। तो वो पलट के कहते थे कि हम झगड़ा नहीं कर रहे हैं, फिसाद नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो इंसानों की इस्लाह कर रहे हैं। तो अगर 1400 साल पहले की जो इस्लाम को बदनाम करने वाले गुंडे हैं, इस्लाम को बदनाम करने वाले मुसलमान हैं, उनकी तारीख उठा के देखेंगी तो ये आयत इस बात का सबूत है कि पहले भी ऐसे वाक़यात होते रहे हैं, अब भी हो रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि मालदा में जो वाक़या हुआ, मुसलमानों को इस तरीके से महीनों बाद कमलेश तिवारी जी के खिलाफ जो आवाज़ उठानी थी वो आवाज़ उठाते, मेमोरेंडम देते, अपने बयानात देते, तकरीरें करते, एहतजाज करते। लेकिन इन एहतजाजों से आगे बढ़ जाने के बाद गाड़ियों को जला देना, जुल्म तशद्दुद करना, आग लगा देना। जब हिंदुस्तान के अंदर हमारा प्रशासन ही खत्म हो जाएगा, अब उसको मिटाने लगेंगे, तो कोई भी इंसान हिंदुस्तान के अंदर सलामत नहीं रह सकता है। बहुत बढ़िया। और हमारे उस सूबे की मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी हैं, आज की तारीख में यह साबित हो गया कि वो इस लायक नहीं है कि बंगाल की मुख्यमंत्री रहें। ठीक है। हुकूमत हिंदुस्तान के लिए जरूरी यह है, चाहे वो होम मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, सदर ममलिकत हो, इनके लिए जरूरी यह है कि जब तक ये कुर्सी में बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों की हिफाजत करें और हिंदुस्तान में जो आतंकवाद को फरोग दे रहा है उसको सलाखों के पीछे कर दें और उसको खत्म कर दें। ये फर्ज बनता है हिंदुस्तान के अंदर हुक्मरान वक्त का। यहाँ पर आबिदी साहब और मौलाना अंसार रजा हमारे साथ लगातार बने हो। मेरा एक सवाल ये है कि अगर आप लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं तो वो लोग कौन है जिनके पीछे इतनी बड़ी भीड़ चली आती है, जिनके कहने से आखिर हो क्या रहा है इस देश में? क्या सही मैसेज उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, या उन लोगों को जो लीड करने वाले लोग हैं उनको ठीक से कंडेम नहीं किया जाता है, या फिर उन लोगों को प्रोपेगेंडा के तहत तैयार किया जाता है इस तरह की वारदातों को अंजाम देने के लिए? इस पर मैं जवाब लूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहे हमारे साथ।
देश का चौथा स्तंभ कहलाने वाली जो शक्ति थी, जो संसदा थी, बड़ी शर्म के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त सत्ता और राजनेताओं के कोठे की जीनत बन गई। ये नहीं सोचा गया था कि चौथा स्तंभ इतना बाजारू हो जाएगा। कोई माई का लाल एक दिखा दे प्रूफ। तो शायद शर्म तो बची हुई नहीं है। और आपको बता दें कि गुलाम रसूल एमपी है जेडीयू के। हालांकि कई नेताओं ने कंडेम जरूर किया, लेकिन सवाल नहीं पूछे कि आखिर आपने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर लिया। सवाल यही है कि अगर मीडिया दादरी को दिखाए, एक शख्स के बारे में जानकारी दे, वो भी गलत घटना थी, तो सही मीडिया है। मालदा में इतने ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं, इतनी बड़ी समस्या है, अगर उसके बारे में आप बात करते हैं तो आपने सुना ही कि मीडिया को किस तरीके से वहां पर गाली दी जा रही है। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र खुराना, मेरा सवाल यह है कि क्या अगर इस देश में रहते हुए हिंदुओं के बारे में अगर आप बात करते हैं तो आप अपने आप ही गुनहगार हो जाते हैं क्या? देखिए, मेरी पहले तो मैं आपकी उत्तर से पहले जो अभी गुलाम रसूल जी का आपने दिखाया, इन्होंने कहा कि राजनेताओं के कोठे की जिन्नत, तो ये खुद भी राजनेता ही है ना, तो ये मानते हैं कि राजनेताओं का एक कोठा होता है। ये माना, इन्होंने खुद माना, और उसमें एक जिन्नत होती है। अब ये देखना पड़ेगा गुलाम रसूल साहब के कोठे पे कितनी जिन्नतें रखी हुई हैं इन्होंने, ये देखना पड़ेगा। तो अब हो सकता है जेडीयू में भी ऐसा कुछ और भी नेता हो, या अगर नीतीश कुमार जी कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर उन पे भी प्रश्न चिन्ह है। ये भी उनकी मुस्लिम अपीजमेंट हो जाएगी ना, मुस्लिम तुष्टिकरण हो जाएगा। बाकी ऐसे लोग दुर्भाग्य है कि सांसद बन जाते हैं। अब बात आ जाती है कि हिंदू, मेरा ये कहना है कि ये अगर हिंदू सोसाइटी, हिंदू समाज के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह लगता है तो ये कमजोरी हिंदू समाज की है। हम दूसरा से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं, आशा करते हैं कि वो हमारे लिए न्याय करेंगे? हम खुद भी तो न्याय करने की और न्याय करवाने की ताकत में होने चाहिए। ये कि अगर हम अगर बहुसंख्यक होते हुए भी, बहुसंख्यक होना कोई वो नहीं है कि नहीं, बहुसंख्यक होने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ हमारा, सब हर व्यक्ति का, ये हर भारतीय का एक देश है। लेकिन बहुसंख्या के नाम पे कि तुम बहुसंख्या को इसलिए अत्याचार हो जाए, ये बड़ा अजीब सा, ये हमारी कमजोरी, हमारे राजनेताओं की कमजोरी, और तथा कथित जो अपने आप को हिंदू समाज का नेता कहते हैं। मैं इसमें धर्म गुरुओं को भी कहूंगा। क्यों? क्योंकि ये उनकी मूर्खता है कि वो राजनीति में, मैं बार बार कहता हूं कि धर्म गुरुओं को राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेना चाहिए, उन्हें सीखना चाहिए। मजहबी जो मुस्लिम मौलाना है उनसे कुछ सीखना चाहिए। मुस्लिम मौलानाओं की बहुत मैं तारीफ करता हूं इस मामले में कि वो ना सिर्फ अपने मजहबी तालीम देते हैं बल्कि राजनीति के बारे में भी मुस्लिम समाज को जागरूक करते हैं। लेकिन हमारे धर्मगुरु ये काम नहीं करते। ये धर्मगुरु और राजनेता ये मूर्ख, मतलब मुझे ये शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। इन दोनों कैटेगरियों में एक मूर्ख जमात जो है ना, मूर्ख सोसाइटी आगे बढ़ चुकी है। या तो इन्हें हटाना पड़ेगा या नया कुछ लेकर के आना पड़ेगा। इनके कारण हमारे को जो है पीछे रहना पड़ रहा है। मालदा की घटना देखिए, वहां पे शनि मंदिर पे भी आक्रमण किया गया, वहां पे एक दुर्गा मंदिर पे भी आक्रमण किया गया, दूसरे मंदिर तोड़े गए, हिंदू घर लूटे गए, 3 मंदिर टूटे, 3 मंदिर, हिंदू घर भी तो लूटे गए ना, हिंदू घर लूटे गए, दुकानें भी लूटी गई, हिंदू जान से मार दिए। वहां पे जो जिला अधिकारी का वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, जला दिया गया, उसको भी तोड़फोड़ किया गया। बीएसएफ की गाड़ी जलाई गई है, एक सरकारी बस जलाई गई है, और थाना भी किया गया। 7 पुलिस वालों को जो चोट आई है, जिसमें कुल 30 लोग हैं। देखिए, पहली बात, अगर हम ममता बनर्जी जी को दोष देते हैं कि भाई ममता बनर्जी की केंद्रीय सरकार है और मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है, लेकिन कल ही मैंने बात करी है कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से, और भारत के सबसे बड़े संवैधानिक एक्सपर्ट है, मैं उनका नाम अभी नहीं लूंगा। संविधान में आर्टिकल 355 धारा 355 केंद्र सरकार को ये ताकत देती है कि अगर किसी भी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है तो केंद्र सरकार सीधे उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। अब केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी अगर इस पे मूक दर्शक बनी रहती है और 355 के बाद 366 जितेंद्र खुराना ताकत देता है। जितेंद्र खुराना, मैं सवाल बीजेपी से पूछूंगी इस पर, लेकिन आपको अंदाजा है इस बात का कि कितनी असहिष्णुता के मुद्दे पर हंगामा संसद में हमने देखा था? क्या इस तरीके से इतना बड़ा कदम उठाने के बाद चीजें आसान रह जाएंगी केंद्र? बिल्कुल रहने नहीं। देखिए, इसमें मेरा ये कहना है कि जो तथाकथित हिंदू राजनेता और हिंदू धर्मगुरु, इन दोनों को एक निर्णायक भूमिका निभानी पड़ेगी। इन दोनों को, मैं समाज को गलत नहीं मानता, इन नेताओं को गलत मानता हूँ।
आलोक झा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक, मैं पूछना ये चाहूंगी, जो हम वहां पर देख रहे हैं, ममता बनर्जी सिर्फ तमाम तरह के फंक्शंस को ही अटेंड कर रही हैं या अभी भी कोई इरादा है कि वहां इलाके में जाएं, जो तनाव बना हुआ है उसके बारे में देखें, और जो तमाम रिपोर्ट्स कह रही हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं कि किस तरह से वहां पर मंदिरों को फूंका गया है, हमला किया गया है, किस तरीके से दुकानों को जलाया गया है हिंदुओं की, किस तरीके से वहां पर तनाव लगातार बढ़ा और वहां के लोग डरे सहमे हुए हैं, उनके बारे में ममता बनर्जी की तरफ से कोई कदम उठाया जाएगा? और सवाल कांग्रेस के लिए भी है। कांग्रेस जो बहुत हंगामा मचाती हुई असहिष्णुता पर हमें नजर आई, अभी कहीं दूर दूर तक नजर आ रही है वहां पर? देखिए, अगर इस मुद्दे पर बात की जाए, ममता बनर्जी वहीं से पता चलता है मामले पे गंभीर है। इसके बाद आलोक, हम फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन तस्वीर हम जरूर देख पा रहे हैं कि क्या हालत वहां हुई है। यहाँ पर संजय अग्रवाल, आप बताइए कि केंद्र की तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है ना कि आप वहां पर कोई बड़ा डिसीजन लें। देखिए, केंद्र की तरफ से तत्काल प्रभाव से इसमें टीम भेजी गई। यहाँ पे आपको पता ही है कि 11 जनवरी को बीजेपी के 3 सांसदों की टीम हम लोगों ने भेजी तुरंत यहाँ से। नहीं, वो तो रोक दी गई, वापस भी भेज दी उन्होंने। हाँ, तो ये सब चीज़ें जितनी भी हैं, ये आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जितना भी है, अभी केंद्र सरकार के हाथ में सिर्फ एक चीज़ बची है कि वो राष्ट्रपति शासन लगाए। ठीक है ना, जैसा हमारे भाई ये कह रहे थे, तो मैं सहमत हूँ, केंद्र सरकार को इस बात के लिए राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। लेकिन भारतवर्ष में आप देख ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार आई है, ठीक है ना, और प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से बहुत अच्छा से अच्छा कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं और ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं, सारी पार्टी लगी हुई है इस काम पे। लेकिन जिस तरीके से दूसरी पार्टियां ससुरता से लेके और तमाम प्रकार की चीज़ों में जो ड्रामेबाजी करती है, जो नाटक करती है और हमारी पार्टी को बदनाम करने का काम करती है, ठीक है ना। जैसे अभी आप देखिए, अभी पाकिस्तान वाले मैटर पे ही अभी हमने जैसे अभी अरेस्टिंग का उसको करा दिया। नहीं, वो ठीक है, अपना काम करते रहिए ना। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए क्या है मेरा विषय ये है कि देखिए 5 से 6 दिन से तो खुलेआम पोस्टर चपक रहे थे मालदा में कि एकत्रित होकर के लोग इस तारीख को इस दिन वहां पर इकट्ठे हों। अच्छा, क्यों हो, वजह क्या है? देखिए, क्या केंद्र सरकार के प्रयास के द्वारा वहां पे स्मगलिंग रोकने का प्रयास किया जा रहा था बीएसएफ के द्वारा। ठीक है ना, स्मगलिंग में क्या है कि करोड़ों अरबों रुपया फ्रॉड करेंसी वहां से बांग्लादेश से हमारे भारतवर्ष में घुसड़ जा रही है। लोग दिल्ली तक आ गए। रुकिए, वही तो समस्या है। अब बात तो कर ले। नहीं, आप शॉर्ट में, समय कम है, बहुत सारे मेहमान हैं, छोटी छोटी बातें कहें, आप अपनी बात पूरी कर लें पहले। हाँ, तो ये करेंसी आ रही है, हमारे यहाँ की गाय भेजी जाती हैं, वहां से ड्रग्स आते हैं, गायों के बदले ड्रग्स आते हैं, हमारे यहाँ की माँ को भेज करके वहाँ से ड्रग्स मंगा लेते हैं। तो ये जो मुस्लिम माफिया हैं, माओवादी हैं, जो ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के जो माफिया हैं, गुंडे हैं, गैंगस्टर हैं, इन सब ने वहाँ पे मिलकर के एक कंप्लीट सिंडिकेशन बना लिया है विद द कांग्रेस पार्टी। सभी लोग मिलकर के सारा सिंडिकेट बना लिया। उसको रोकने के लिए हमारी बीएसएफ ने संघर्ष किया, बीएसएफ ने प्रयास किया। तो आप समझिए यार, रैली के लिए 50,000 10,000 आदमी जुड़ता, वहाँ 2.5 लाख आदमी था। 2.5 लाख आदमी ने वहां पर हमारे हिंदू भाइयों को जान से मारा, हमारे बीएसएफ को मारा, हमारे मंदिरों को नष्ट किया, तोड़ा, हमारे हिंदुओं की प्रॉपर्टी नष्ट की। आज आप ये समझिए 80% मुसलमान है, 20% हिंदू है, पहले से डरा दबा कुचला है वहां पे। अब उनको और असहाय कर दो, उनको वहां से इसलिए भगाना चाहते हैं कि फुल फ्लैश तरीके से बांग्लादेशियों को वहां पे बसाया जाए। और वो बांग्लादेशी मालदा में नहीं बस रहे, वो पूरे संपूर्ण भारत में बस रहे हैं, वो पूरे देश में बस रहे हैं। ये ऐसी आबादी है जो देश को खाना चाहती है। मैं अपील करता हूं हिंदू भाइयों से भी और भारतीय जनता पार्टी के अपने शीर्ष नेताओं से भी कि अभी हम सबको एकत्रित होकर के इस भारतवर्ष को बचाना होगा। मैं अपील करता हूं सारे भाइयों से कि इस देश को बचाने के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने राष्ट्र को, अपनी सीमाओं को बचाने के लिए हमको तत्काल प्रभाव से इसके लिए एकत्रित होना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि भारत देश की जो हमारी सरकार, हमारी पार्टी की सरकार है, प्रधानमंत्री से मैं दोबारा अपील करता हूं तत्काल प्रभाव से ममता बनर्जी सरकार को बर्खास्त किया जाए और वहां पर हमारी सेना का रूल किया जाए, जिससे सुख शांति अमन चैन बन पाए और न्याय हो सके। मुस्तफा आबिदी, मुझे आप ये बताइए, इतने सारे लोगों के पीछे आखिर कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरह के धार्मिक रंग हमें देते हुए नजर आते हैं, जिसका फायदा
सिर्फ और सिर्फ वो अपने मुनाफे के लिए ले रहे हैं। उससे किसी का फायदा नहीं है, ना ही आपकी कौम का फायदा है, ना ही देश का फायदा है, ना किसी और का फायदा है। फायदा किसी का नहीं है, फायदा उन चंद लोगों का है, वो अपने इशारों पर तमाम चीजों को रच रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर सन 47 के बाद से जो भी मुसलमान हैं जी, ये हिंदुस्तान की मोहब्बत, ये हिंदुस्तान से प्यार था जिसकी वजह से रुके। ठीक है। उन्हीं की नस्लें हिंदुस्तान के अंदर हैं, लेकिन उन्हीं के दरमियान अगर कोई आतंकवादी, कोई लुटेरा, कोई कातिल, कोई हिंसा भड़काने वाला पैदा हो जाता है तो वो इस्लाम के ख़िलाफ़ भी है। और उलमाए इस्लाम, मुसलमानों के उलमा, हाफिज़ हों, क़ारी हों, मौलवी हों, जो भी हैं, वो सब आतंकवाद से, हिंसा से दूर रहने के लिए कहते हैं। नहीं तो 2.5 लाख लोगों को कौन इकट्ठा कर लाया? जब वहां पे आप राष्ट्रगान नहीं गा सकते, सियासी वहां पर लीडरान आप जीन्स पहन के बाहर नहीं निकल इलेक्शन सकते। करीब आता है तो सियासी लीडरान अपनी रोटियां सीखने के लिए मुसलमानों को या हिंदुओं को लड़ा के अपना बैंक वोट तैयार करना शुरू कर देते हैं, जिससे मजबूत मुसलमान, ताकतवर मुसलमान, सियासी मुसलमान, नेता मुसलमान, बड़ा मुसलमान तो बाहिफाजत रहता है, लेकिन बेचारा वो कि जो मजदूरी करता है, गरीब होता है, ठेला चलाता है, लारी लगाता है, फेरी लगाता है, वो इस जज्बात में कि इस्लाम बचाओ के नारे में आकर ऐसे मामलात में फंस जाता है। और सियासी हजरात जो हैं, लीडरान, वो अपनी रोटियां सेक लेते हैं। इसमें इस्लाम और मुसलमानों का कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ गुंडे हिंदुस्तान की सियासत और हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए ऐसे काम अंजाम देते हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया में आज हिंदुस्तान के अंदर जो घटनाएं होती हैं, हम जब हिंदुस्तान से बाहर टेलीफोन पे, नेट के जरिए से या जाते हैं, बात करते हैं तो सर नीचा हो जाता है। इसलिए कि हमारा हिंदुस्तान पूरी दुनिया में एक ऐसा मुल्क है कि जहां पे बहुत सी कौमें रहती हैं, बहुत से मज़ाहिब वाले रहते हैं, बहुत सी बरादरियां रहती हैं। जब हमसे बाहर सवाल होता है कि इतनी बरादरियों के दरमियान, इतने मज़ाहिब के दरमियान सबके जुलूस भी निकलते हैं, सबके प्रोग्राम भी होते हैं, झगड़ा नहीं होता है रोज़ाना, तो हम उनसे कहते हैं कि झगड़ा नहीं होता है, सब काम प्यार से होता है। मगर कुछ लोग हैं कि झगड़ा कराने के बाद तमाम मज़ाहिब को बदनाम कर रहे हैं और हिंदुस्तान की छवि को खराब कर रहे हैं। हुकूमत हिंदुस्तान से मेरा ये गुजारिश है, जो भारत सरकार है, कि उसे अपनी ताकत के साथ, कुव्वत के साथ कोई सर कलम करने को कहे, कोई बम फोड़ने के लिए कहे, कोई किसी को कत्ल करने के लिए कहे, कोई मंशियात को बेचने की बात करे, कोई घरों को जलाने की बात करे, तो हुकूमत हिंदुस्तान को खामोश न बैठना चाहिए। अगर हुकूमत हिंदुस्तान आज खामोश बैठी तो ये याद रखिए कि जिस तरीके से आज हिंदुस्तान के अंदर हमले हो रहे हैं, ये हमले बढ़ते चले जाएंगे और ये हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। आबिदी जी, आप तो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, आप ये अंदाजा लगाइए ना कि एक चीज, एक बयान के पीछे कितना हंगामा हो जाता है। सिर कलम वो ऑनर करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसमें वो रेफरेंस अपनी तमाम किताबों का ही देते हैं, चाहे वो कुरान है, चाहे वो हदीस है। वो कहने कि नहीं, हमें बताया गया है। और ये मैं मौलानाओं की बात कर रही हूँ। सवाल अब ये है कि क्या ये सही मैसेज नहीं जाना चाहिए कि कर क्या रहे हैं आप, क्या सिखा रहे हैं लोगों को? बिल्कुल मौलाना गलत कर रहे हैं। कोई मैसेज इस्लाम के अंदर ऐसा नहीं है। इस्लाम तो नाम ही ऐसा है कि जहां से सुकून की इब्तिदा होती है, जहां से अमन की इब्तिदा होती है, जहां से इत्मीनान की इब्तिदा होती है। रसूल अकरम की 63 साल की हयात है। 63 साल में आप कहीं पे उठाकर देख लीजिए कि रसूल इस्लाम ने कभी जंग करने के लिए नहीं कहा है, कभी लड़ने के लिए नहीं कहा है। बात सुनिए मेरी, कभी लड़ने के लिए नहीं कहा है। जब काफिरों ने, मुशरिकों ने और जो रसूल के खिलाफ थे, जो मुसलमान नहीं थे, जो हिंदू नहीं थे, जिनका कोई मजहब नहीं था, उन्होंने रसूल को सताया तो रसूल ने दिफा करने के लिए कहा था, लड़ाई लड़ने के लिए कहीं नहीं कहा था। किसी के घर के ऊपर हमला नहीं किया है। मुशरिक किसको बोलते हैं? मुशरिक उसे बोलते हैं कि जो अल्लाह का किसी को शरीक समझता है। नहीं, मुशरिक जो जब मक्का में मुशरिक थे, उन मुशरिक पैगंबर साहब ने किनको मुशरिक कहा? मुशरिक वो लोग थे कि जो उस जमाने के अंदर वो गुनाह कबीरा अंजाम दिया करते थे, जैसे बेटियों को जिंदा दफन कर देना, शराब की हट्टियों पे खुलेआम शराब बेचना, इज्जत लूट लेना, कत्ल कर देना, रास्तों के ऊपर बैठकर कारोबारियों को लूट लेना। वो लोग ऐसे थे कि जो इस्लाम से, दीन से, मजहब से, शरीयत से उस जमाने में जो भी थे, मैंने जो खिलाफ थे, उनके विरोधी थे। मैंने जो ठीक बोल रहे हैं। नहीं, एक मिनट, आपने मौलाना सैयद जो है ठीक बोल रहे हैं। अगर ऐसी मानसिकता रहेगी कोई मुसलमान बचेगा इस देश में, और नहीं मुसलमान भाइयों आप लोग सुधर जाओ। साहब एक मिनट, देखिए मैंने जो अध्ययन करा है और मैंने इस्लामी अभी मौका भी सुधर इस्लामी किताबों से ही पढ़ा है मैंने। एक मिनट, बहुत देवतावादी जो बहुत सारे देवी देवताओं की जो पूजा, जिनके एक नहीं, जैसे आप सिर्फ एक अल्लाह को मानते हैं,
जो बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं उनको मुशरिक कहा गया, और जो मूर्ति पूजा करते हैं मुशरिक कहा गया। ये देखिए, ये मैं कहीं और के नहीं, आप ही की किताबों में है कि जब आपका जो पवित्र स्तंभ, एक मिनट, आप जो आपका पवित्र स्थल काबा है वहां पे 300, ये आप ही की उसमें 360 मूर्तियां थी। वहां लात, उज्जा और मनात देवियां और हुब्बल उनके प्रमुख देवता थे, उस समय उनकी मूर्तियां थी। तो पैगंबर साहब ने उनको मुशरिक कहा ना, बहुत सारे देवी देवता थे। तो उसमें जितनी भी स्टडी कर लो, वो सिर्फ उनकी पूजा पद्धति के ऊपर उनको मुशरिक कहा गया। और जो भी भारत के बाहर, जो भी इंडिया को रेफर करते हैं या पाकिस्तान में, बांग्लादेश में इंडिया के हिंदुओं को रेफर करते हैं, तो हिंदुओं को भी मुशरिक ही बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे देवी देवता हैं हिंदुओं के, और हिंदू भी मूर्ति पूजा करने वाले हैं। बहुत बढ़िया बात आपने कही है, तो लेकिन ये सारे लोग हिंदुओं को मुशरिक मानते हैं। पूरी दुनिया इस बात को सुन रही है। अगर पाकिस्तान की दीवारों के ऊपर आप जाकर देखेंगे तो पाकिस्तान में मुसलमान रहते हैं, कुछ हिंदू भी रहते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान में दीवारों पे देखेंगे, मैं शिया धर्मगुरु हूं, शिया मौलवी हूं, तो पाकिस्तान में दीवारों पे लिखा जाता है कि शिया काफिर, बिल्कुल शिया काफिर, बिल्कुल लिखा जाता है, शिया काफिर, बिल्कुल। और जब पाकिस्तान में जाके बात की जाती है तो पाकिस्तान का मुसलमान, चाहे हिंदुस्तान में मुसलमान हो, बरेलवी मुसलमान हो, देवबंदी मुसलमान हो, शिया मुसलमान हो, सुन्नी मुसलमान हो या हिंदू हो, उसे सब काफिर कहते हैं। काफिर का मतलब वो हम लोगों को सबको काफिर समझते हैं। क्यों समझते हैं? क्यों समझते हैं? इसलिए कि उन्होंने इस्लाम को अगर सही पहचान लें, समझे, तो वो कभी हमें काफिर ही नहीं करें। इसलिए कि काफिर और मुशरिक वो होते हैं, काफिर और मुशरिक वो होते हैं कि जो उस खालिक के दुश्मन होते हैं, उस खालिक के मुखालिफ होते हैं जिसने इस पूरी कायनात को, संसार को पैदा किया है। नहीं, वो देखिए नामों से मैं बहुत तकलीफ करता हूं, नामों से अल्लाह कहती है काफिर है, इनकार करने वाला। देखिए अल्लाह एक ऐसी ताकत करने वाला, अल्लाह एक ऐसी ताकत का नाम है कि जहां पूरे हिंदुस्तान के हिंदू जाकर, या भगवान एक ऐसी ताकत का नाम है कि जहां पूरे मुसलमान जाकर बहस करें, मगर नतीजा यही निकल के आएगा। सुनिए, वो एक ताकत है। एक बात छोटी सी कहूं मैं, एक मिनट, मालदा भी आएंगे। अरे सब लोग हिंदू हो, सनातन धर्मी हो, गीता को पढ़ो, गीता से पुराना कुछ नहीं है। मुसलमान भाइयों, अभी गीता को पढ़ो और देखो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से पहले सब सनातन धर्मी हो, सब हिंदू हो। अभी भी बच के रहना है तो प्रेम से रहो, मेरा मैसेज है, प्रेम से रहो, देश सुधरेगा, तुम लोग सुधरोगे तो ठीक से रह पाओगे, वरना आज देर है अंधेर नहीं है। हिंदू जग गया तो क्या होगा? उनका मैसेज समझ लिया होता, हिंदू जग गया तो नुकसान खा जाओगे। नहीं, इन्होंने अभी देखिए बात क्या कि हमें बात करनी चाहिए, हर बात को दिमाग को खोल करके, हर बात को समझते हुए। जो मालदा की घटना में उस पर आ रहा हूं, मैं मौलाना अंसार रजा, 2.5 लाख नहीं, करोड़ों हिंदू है इस देश में। अगर मालदा पहुंच गया तो क्या होगा? वहां के अपराधियों अभी सजग हो जाओ। संजय अग्रवाल, रुकिए जरा। मौलाना अंसार, मेरा सवाल ये है फिर आपसे, ये आखिर लोग कौन हैं जो इतना बड़ा प्रोपेगेंडा करके, इतनी बड़ी साजिश रच के, इतनी बड़ी संख्या में लोगों को अपने पीछे चलने के लिए राजी कर लेते हैं, वो भी आंखों पर पट्टी बांधकर? सुन पा रहे हैं आप मुझे? मैं इसमें एक बात बोलना चाहता हूं, लगता है उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। मैं एक बात बोलना नहीं, मैं छोटी सी बात, 2 मिनट की। देखिए, मैं ममता बनर्जी से एक मैसेज देना चाहता हूं टेलीविजन के माध्यम से। आप अपनी पार्टी को मैसेज दीजिए ना। नहीं, मैं ममता बनर्जी को भी दे रहा हूं, पार्टी को तो 2 बार 3 बार दे ही चुका मैं ममता बनर्जी को भी मैं हाथ जोड़ के ही निवेदन करना चाहता हूं। मैं संजय अग्रवाल नहीं, मैं एक निवेदन भी कर रहा हूं, साथ में मैं एक चेतावनी भी देता हूं कि मालदा के अंदर कंट्रोल तुरंत करो, और अगर वहां का अपराध नहीं रोका तो इतना हिंदू राम मंदिर बाद में बनाएगा, पहले मालदा को और तृणमूल कांग्रेस को ठीक करने कलकत्ता पहुंचेगा। मैं आह्वान करता हूं भारतवर्ष के समस्त हिंदू भाइयों से कि एक एक हिंदू को बचाने की, एक एक बीएसएफ के कार्यकर्ता को, सैनिक को बचाने की हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है। हम वहां पर उसका बदला लेने पहुंच जाएंगे। स्टेटमेंट नहीं सुनना हमें, आप पार्टी से बात करिए ना, केंद्र में आप की हालत आपको पता है दिल्ली की, आप दूर में जाइए। अभी मैं शकूर बस्ती की हालत पता है यही बात बताता हूं। अभी 2 महीने में शशि जी, 2 महीने में जहांगीरपुरी के पास भिलसवा गांव के पास जो भी है, बांग्लादेशी से जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, बांग्लादेशी वहां पर ज्यादातर बांग्लादेशी मुस्लिम रहते हैं, बिल्कुल भी वहां पे तलवारें लेकर के आपके विनोद बंसल जी विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, उनसे बात करिए ना आप। तलवारें लेके बांग्लादेशी मुस्लिम घूमते रहे 2 दिन तक, 2 रात तक। क्या किया बीजेपी की पुलिस? तो आपके हाथ में। कहां पे? भलसवा में, दिल्ली में, बताइए ना आप। भलसवा में क्या किया?
भलसवा में मंगलवार को आरती चलती थी, उन्होंने कहा जी आरती बंद करो, ये हमें समस्या होती है। आप 5 टाइम नमाज करते हैं, आप करिए, आपका स्वागत है। लेकिन मंगलवार को उन्होंने हनुमान मंदिर पे हमला किया, पत्थरबाजी करी, कई बुजुर्गों के सिर फूटे। फिर वो रात को तलवारें लेके घूमते रहे। अगले दिन रात को एक जीप आई, अगले दिन कुछ नहीं है, अगले दिन फिर वो तलवारें लेके घूमते रहे। उसके अगले दिन अशोक विहार के थाने के सामने प्रदर्शन करना पड़ा, तब जाके कुछ हुआ। देखिए वहां लोग पहुंचे थे, सारे लोग पहुंचे थे, पुलिस फोर्स भी पहुंची थी, तत्काल पहुंची थी, बिल्कुल तत्काल 2 दिन बाद में तत्काल। अच्छा, बांग्लादेशी मुस्लिम अभी देखिए कृष्णानगर में क्या हुआ था, 2003 का दिल्ली पुलिस का एक एफिडेविट है दिल्ली हाई कोर्ट में कि दिल्ली में 13 लाख बांग्लादेशी हैं। ये 2003 का एफिडेविट है। अभी आप मान के चलिए 20 लाख बांग्लादेशी हैं। आप बंगाल को तो छोड़िए, 20 लाख बांग्लादेशी जो यहाँ पर है ना, उनके वोटिंग राइट्स पहले खत्म करके दिखाइए आप। यहाँ पे तो आपके पास पावर है ना, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पर है ना, नहीं है ये। कोई भी, चाहे वो आईबी के पूर्व डायरेक्टर सीबीआई के जोगिंदर सिंह जी हो, पीके मिश्रा जी हो या अजीत डोभाल जी हो, जो इस मिशन के मास्टर हैं, सब कहते हैं कि 5-6 करोड़ बांग्लादेशी मुस्लिम इंडिया में हैं। अब आपके, ये मोदी जी ने भी कहा था चुनावों से पहले कहा था ना, बाद में नहीं देखिए इलेक्शन आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आप चेतावनी तो सुनिए, मैं हिंदू प्रतिनिधि को भी चेतावनी देता हूँ कि आपको दोबारा नहीं आने दिया जाएगा। मौलाना अंसार, क्या आप हमारे साथ फोन लाइन पर हैं? हम नए विकल्प सोचेंगे। मैं बोलूं? मौलाना अंसार, नहीं मैं मौलाना अंसार से पूछना चाहूंगी पहले, आप हमारे साथ फोन लाइन पर हैं क्या? लगता है उनसे हमारी बात नहीं हो पा रही है। यहाँ पर आप बताइए आबिदी जी, सवाल ये है, जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठ की हम बात करें जो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि वो भी मुस्लिम्स हैं, तो हम उनको एक सिंपथाइज करने की कोशिश करते हैं, उनको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, जो दिख रही है, और खास तौर से वोट बैंक के लिए जो पश्चिम बंगाल में चरम पर है। मेरा सवाल फिर से वही, कानून सबके लिए एक होना चाहिए ना, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है। अगर आपने गलत किया तो आपको सजा मिलेगी, और अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप खुद तो तलवार लेके पहुंचेंगे नहीं, आप कानून की शरण में जाइए, कानून से गुहार लगाइए, जो हमेशा हम सब करते आए हैं, तभी देश चल पाएगा ना। वो आखिर लोग कौन हैं जो 2.5 लाख जैसी बड़ी संख्या को गलत होने के बावजूद अपने पीछे पीछे लेकर चल सकते हैं, आंखों पर पट्टी बांधे हुए, और सिर्फ अपने मुनाफे के लिए? ठीक है, हिंदुस्तान के अंदर जो इस हिंदुस्तान के दायरे के अंदर पैदा हुआ है, वो हिंदू हो या मुसलमान, उसके लिए ज़रूरी है कि वो हिंदुस्तान के कानून के ऊपर चले, हिंदुस्तान के कानून को माने, हिंदुस्तान के कानून के ऊपर अमल करे। दूसरी बात ये कि अगर किसी के ऊपर कोई जुल्म हो रहा है तो उसे जुल्म के ख़िलाफ़ अपना धरना प्रदर्शन, अपनी आवाज़, अपनी बात पहुंचाने का हक़ है, लेकिन उस हद तक कि जहां सुकून रहे, जहां इंसानियत हो, जहां इत्मीनान हो। और अगर उसी बात पहुंचाने के दरमियान कोई भी हिंदुस्तान का मुसलमान या हिंदू ये चाहे कि मैं उसको दंगे में तब्दील कर दूं, मैं उसे भड़काने के बाद झगड़ा करा दूं, तो उसके लिए हिंदुस्तान का कानून बहुत सख्त है, बहुत अच्छा, और उसको कानून की गिरफ्त में करके कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। किसको? जिसने दंगा किया है, जिसने जुल्म किया है। और अगर आप दंगे की बात कर रही हैं, अगर मैं सच बात बता दूं तो अभी बहुत से नेता भड़क जाएंगे इस बात के ऊपर। अगर यह कहा जाता है कि कमलेश तिवारी जी ने सरकार पैगंबर खत्म मर्तबत और खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर की शान में गुस्ताखी की, ठीक है, तो वो क्यों कहा, किस वजह से कहा? इस कहने की वजह, बात सुन लीजिए पहले, बात होनी चाहिए। इस कहने के बाद जो हिंदुस्तान के अंदर कमलेश तिवारी जी के खिलाफ, मेरे खिलाफ अभी बहुत सी बातें कही जाएंगी कि साहब लगा दिया है कमलेश तिवारी जी के लिए, लेकिन इज्जत करना इंसान का फर्ज है। हो सकता है कि उनकी भी इस्लाह हो जाए अगर उन्होंने कोई गलत बात कही है। उन्होंने एक बयान गलत दिया, बिल्कुल गलत, उस गलत बयान के खिलाफ हिंदुस्तान के अंदर दंगा हुए, हिंसा हुई, झगड़ा हुआ। उसी का नतीजा अगर मुसलमान ये कह रहे हैं कि हम कोई चीज नहीं थी, वहां पे कोई तस्करी नहीं की जा रही थी, कमलेश तिवारी के खिलाफ हम धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो आप धरना प्रदर्शन करते, एहतजाज करते, जैसे पूरे हिंदुस्तान में हुए हैं। आपको थाना जलाने की किसी ने इजाजत नहीं दी है, आपने को किसी हिंदू के ऊपर जुल्म करने की इजाजत किसी ने नहीं दी है। थाने के पास जो गाड़ियां खड़ी रहती हैं, जो गाड़ियां आती जाती रहती हैं, मां अपने बेटे को बड़ी मोहब्बत के बाद घर से निकालती है कि काम पे चला जा।
दंगाई आए, उन्होंने दंगा शुरू कर दिया। फाइनेंस के ऊपर किसी ने गाड़ी ली होगी, उसकी गाड़ी जल गई, उसके घर में रोटियां नहीं सिक रही थी, उसके घर में रोटी नहीं बन रही थी, गरीब था। आज वो उससे भी ज्यादा परेशान हो गया है और उससे ज्यादा परेशान हो जाएगा। तो पहली बात तो यह कि जो बंगाल मालदा में हुआ वो बहुत गलत है। हाँ। एहतजाज होता सिर्फ। उसके बाद जो कमलेश तिवारी जी ने कहा वो और भी ज्यादा गलत है। उसके बाद सुनिए हाँ। अब बात पूरी होने दीजिए जी। कमलेश तिवारी जी, मैंने लखनऊ में उलमा कॉन्फ्रेंस की थी रविंद्यालय में 2015 में। जी। कमलेश तिवारी जी ने उर्दू के अखबारों में कहा कि अगर रविंद्यालय में आके उलमा कॉन्फ्रेंस हुई तो रविंद्यालय में ताले लगा दिए जाएंगे और उलमा के ऊपर, मौलवियों के ऊपर डंडा बजाया जाएगा, उन्हें मारा जाएगा। लेकिन वो ना उलमा को मार सके, ना उलमा को पीट सके, ना वो हमारी कॉन्फ्रेंस को रोक सके। ठीक है, मैं बात पूरी कर रहा हूं। ना वो रोक सके, लेकिन मेरी बात सुनो, स्टार्ट हो रही है बात। लेकिन जिस बुनियाद के ऊपर कमलेश तिवारी जी ने ये कहा रसूल अल्लाह की शान में, उससे पहले ये भी तो देखिए कि उस आदमी ने जो आरएसएस के बारे में कहा कि आरएसएस वाले शादी नहीं करते हैं, हम जिन्स परस्त हैं, उसे क्या अधिकार था कि किसी के बारे में कोई इल्जाम आयत करे? बिल्कुल सच्चे दिल से ये बात कर रहा हूं कि अगर सजा मिले हिंदुस्तान के अंदर तो हर उस आदमी को सजा मिलनी चाहिए कि जो खतावार है। एक आदमी को सजा मिले, दूसरे को सजा नहीं मिले, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप देखिए, और सजा भी उसको उतनी मिले कि जिसका जो कानून बताता है उसको वैसी सजा मिलनी चाहिए। कम से कम नेक्स्ट टाइम इस तरीके से बयानबाजी करके चीजों को न भड़काया जाए। शुरुआत तो आजम खान से हुई, आपने उनसे तो पूछा तक नहीं। कमलेश तिवारी ने गलत किया, आपने ठीक किया कि उनको जेल के अंदर डाला, रासुका भी लगा दिया, लेकिन कोई आजम खान से जाके भी तो पूछे कि वो क्या क्या बोलते हैं। जेल में डालो। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। उम्मीद कर रहे हैं कि वहां पर कोई सख्त कदम उठाया जाएगा, जय भारत माता, कुछ होगा जय भारत, जिससे कि वहां तमाम जिस तरह की चीजें भड़क रही है वो कंट्रोल में आएंगी, कोई प्रशासन कदम उठाएगा। जय हिंद। जय